जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने एक नया एसआरओ इशू किया है। एसआरओ नंबर 578 8 अप्रैल 2025 को इशू किया गया है। इसमें सेल्स टैक्स रिटर्न से रिलेटेड चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं एनेक्जर ए में, एनेक्जर सी में, और उसके अलावा एक नया एनेक्जर इंट्रोड्यूस करवाया गया है एनेक्जर C1। इन तीनों एनेक्जर्स में अब क्या इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी मंथली बेसिस पर सेल्स टैक्स रिटर्न में, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस एसआरओ के अंदर क्लियरली यहाँ बताया गया है कि जो फॉर द एग्जिस्टिंग एनेक्जर ए द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब एनेक्जर ए, एनेक्जर सी करंटली हम क्या इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं उससे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये जो रिवाइज्ड फॉर्म्स हैं जिसमें एनेक्जर ए और एनेक्जर सी को रिप्लेस किया जा रहा है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अभी रिसेंटली आपने जो रिटर्न फाइल की होगी उसमें आपने अगर अपनी डोमेस्टिक परचेजेस बतानी है, मतलब आपने जो लोकल परचेजेस की हैं अदर देन इंपोर्ट्स, उसको आप दिखा रहे होते हैं एनेक्जर ए के अंदर। ये एनेक्जर आप खुद से फिल नहीं करते, ये आपको ऑटो फिल हुआ हुआ मिलता है। सिर्फ आप उसमें क्या करते हैं, क्लेम लेते हैं। सिलेक्ट करने की ऑप्शन आपके पास होती है कि आप किस इनवॉइस के ऊपर क्लेम लेना चाह रहे हैं, किस चीज का, इनपुट टैक्स का। अब ये क्लेम आपको कहाँ से मिलता है, ये एक दूसरा एनेक्जर है जिससे लिंक होता है एनेक्जर सी। अब एनेक्जर सी, ये एनेक्जर ए फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है और एनेक्जर सी है मिस्टर बी का। अब यहाँ पे जो एनेक्जर सी मिस्टर बी का है उसमें जो वो सेल्स इनवॉइसेस, डोमेस्टिक सेल, मतलब उसने जो लोकल सेल की होंगी वो एनेक्जर सी में रिपोर्ट कर रहा है मिस्टर बी। उसके पास ऑप्शन होती है कि वो इसमें अपने इनवॉइसेस ऐड करे, उसमें कितना आउटपुट टैक्स, कितना सेल्स टैक्स उसने कलेक्ट किया, और वो सीएनआईसी या एनटीएन के अगेंस्ट उसको रिपोर्ट कर सकता है। जैसे ही एनएचआरसी सबमिट होता है, जो कि डेट होती है 10 ऑफ एवरी मंथ, जैसे भी 10 अप्रैल लास्ट डेट है मार्च के एनएचआरसी को सबमिट करने की, तो 10 अप्रैल के बाद जो मार्च का एनएचआरसी जो मिस्टर बी सबमिट कर देगा उसका इम्पैक्ट चला जाएगा मिस्टर ए के एनएक्जर ए के अंदर। मतलब जो इस बंदे की सेल होगी वो मिस्टर ए के लिए परचेज है। तो यहाँ पे जो डाटा रिपोर्ट किया जाएगा इस सीएनआईसी के नाम पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीएनआईसी जो रिपोर्ट किया गया उसमें मिस्टर ए का सीएनआईसी भी शामिल है। तो मिस्टर ए के नाम पे जितनी सेल यहाँ पे आएगी वो मिस्टर ए के लिए यहाँ पे परचेज बन जाएगी। इसी तरह ही मिस्टर बी का जो नेक्स्ट ए होगा वो कहीं और से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा होगा। तो ये साइकिल इस तरह चल रहा होता है। अभी जो एनेक्जर है जो हम रिटर्न फाइल करते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न, उसमें डिफरेंट एनेक्जर्स होते हैं। एनेक्जर ए से लेके एनेक्जर सी है, उसके बाद एनेक्जर बी आता है इंपोर्ट्स का, एनेक्जर सी आ जाता है आपके पास यहाँ पे जो लोकल सेल है, एनेक्जर डी आपके पास एक्सपोर्ट का आ जाता है। फिर आगे नेक्स्ट एफ है, नेक्स्ट उसके बाद आपका आ जाता है के है और नेक्स्ट पी है। ये सारे नेक्स्ट आपके फाइल हो रहे होते हैं। लेकिन इसमें से जितने भी नेक्स्ट आप फाइल करें, नेक्स्ट जे भी होता है जिसमें आपके पास मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। जितने भी नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं ऊपर, इसमें कहीं भी आप ये नहीं बता रहे होते कि आपने जो सेल की उसके अगेंस्ट आपको कलेक्शन कितनी हुई। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने एक महीने में 100 मिलियन की सेल की है, और उसके अगेंस्ट आपके पास अपना इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होती है कि आपको 100 मिलियन में से लेट से 70 मिलियन की कलेक्शन हुई। अब ये डाटा 70 मिलियन का कहीं एफबीआर को रिपोर्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एक क्या लूप होल, एक गैप का क्रिएट होता है। एफबीआर वेरीफाई नहीं कर पाता कि जो आपने इनवॉइसेस डिक्लेयर की हैं अपनी सेल के तौर पे, क्या वो ठीक हैं, क्या आपने उसके अंदर कोई फिक्टिशियस या फेक इनवॉइसेस तो नहीं रेस कर दी। क्योंकि अगर फेक इनवॉइसेस होंगी उसके अगेंस्ट आपको पैसे तो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ उसके ऊपर दिखा दिया एफबीआर को कि मैंने ये चीज बेची। क्योंकि आपने एक डमी कंपनी क्रिएट की हुई थी किसी और कंपनी को फायदा देने के लिए। क्योंकि जब भी फेक इनवॉइस क्रिएट होती है उसमें जो सेल का इनवॉइस क्रिएट करता है कंपनी या कोई इंडिविजुअल, उसका इम्पैक्ट आगे ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ए में, जो उसका कस्टमर होता है, जो उसका बायर होता है। तो ये इसका क्लेम ले लेता है इनपुट टैक्स का। इस मसले को रिजॉल्व किया गया इस तरह के, जो जब तक आपका जो सप्लायर है वो रिटर्न फाइल नहीं कर देगा और अपना टैक्स पेयर नहीं कर देगा, आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ लूप होल अभी भी बाकी हैं। आईएमएफ के रिकमेंडेशन के ऊपर भी इसको बेहतर हो किया जा रहा है। उसमें से अभी जो एसआरओ है उसी एक बेहतरी की तरफ एक इस तरह है कि आपको एक नया एनेक्जर अब रिपोर्ट करना है अपनी रिटर्न में, जो कि है एनेक्जर C1, पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइसेस आफ्टर एनेक्जर सी सब्स्टिट्यूटेड एज अ फोरसेट, जिसको अभी ऊपर चेंज किया गया जो भी हम डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग न्यू एनेक्जर C1 शैल बी इंसर्टेड। अब इसमें वो आपसे कह रहा है कि आपने जो चीजें बेची हैं जिसके अगेंस्ट आपने सेल इनवॉइस मुझे नेक्स्ट सी में डिक्लेयर आप पहले करते हैं और उसको हम अब रिवाइज कर दिए, उस सेल इनवॉइस के अगेंस्ट अब आपको पेमेंट भी मुझे बतानी है कि कितनी पेमेंट आपको रिसीव हुई। और वो डाटा आपको टोटल में नहीं बताना, आपको हर इनवॉइस के अगेंस्ट मुझे बताना है और वो एचएस कोड के अगेंस्ट बताना है कि आपने जो चीज बेची वो इस
एचएस कोड के अंदर भेजी और उसका ये इनवॉइस नंबर था। ऐसे यहाँ पे वो आपको फॉर्मेट बता रहा है कि आप अपने कस्टमर का एनटीएन, ये सीएनआईसी नंबर आपने यहाँ मेंशन करना है, उसका नाम टाइप में आ जाएगा कि वो रजिस्टर्ड है क्या अनरजिस्टर्ड है। इनवॉइस की डिटेल में बताना है कि इनवॉइस नंबर जो आपके अपने सिस्टम में आ रहा होगा, या जो एफबीआर का इनवॉइस नंबर होता है, डेट इनवॉइस की, एचएस कोड जो चीज आपने बेची उसका एचएस कोड क्या है, कितनी अमाउंट की इनवॉइस थी, और उसके अगेंस्ट आपको कितना पैसे रिसीव हुई, क्योंकि इसमें से कुछ टैक्स विदहोल्ड भी होगा, सेल्स टैक्स विदहोल्ड हुआ होगा, इसके अलावा आपका इनकम टैक्स विदहोल्ड हुआ होगा। तो वो आपने बताना है कि आपको जो पेमेंट रिसीव हुई किस डेट पे हुई, कितने पैसे रिसीव हुए, चेक नंबर है, चेक नंबर यहाँ बताना है, और इशूड बैंक। अब यहाँ पे एक मसला क्या आ सकता है कि एफबीआर हमें एक और जगह पे ये भी कह रहा है कि आपको अपनी पेमेंट्स को डिजिटल मोड के ऊपर लेके जाना है, चेक से निकलना है। अब यहाँ पे इस फॉर्मेट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर डिजिटल मोड के ऊपर हम जाते हैं तो फिर उस केस में हम क्या स्क्रीनशॉट देंगे, सार अटैच करेंगे, या हम ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर लिखेंगे, ऐसी कोई चीज अभी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है, इनिशियल स्टेज के ऊपर एक नया एसआरओ आया है, तो इसमें भी डेवलपमेंट होते हुए, चेंजेस होते हुए टाइम लगेगा, 1-2 माह का प्रोसीजर तो आराम से लगेगा। क्योंकि अभी जो यूएम का मसला है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, उसके अंदर भी तकरीबन 2 माह गुजर गए हैं। क्योंकि अभी जो फरवरी की रिटर्न है उसमें भी काफी ज्यादा मसले आ रहे हैं, उसकी भी फर्दर एक्सटेंशन अनाउंस कर दी गई एफबीआई की तरफ से, 13 अप्रैल तक उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसमें जो एक नया रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर भी हो सकता है कि ऐसे हमें कुछ डिलेज देखने के लिए मिले। तो इसमें आपको चेक नंबर मेंटेन करना है अपने पास, इशूड बैंक। अब ये सारा डाटा जो एक इंडिविजुअल है जो छोटे लेवल पे काम कर रहा है, जो रिटर्न फाइल कर रहा है, उसके लिए तो शायद आसान हो, लेकिन एक अगर कंपनी है या कोई एक ऐसा बिजनेस है जो कि मैसिव मैक्रो लेवल पे काम कर रहा है, जिसकी मतलब थाउजेंड्स ऑफ इनवॉइसेस होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ उसके चेक्स होते हैं जो कि पूरे एक माह में या एक टाइम पीरियड में क्लियर हो रहे होते हैं, तो उसको अब अपना सॉफ्टवेयर इस तरह डेवलप करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी कि वो हर पेमेंट जो वो रिसीव करे उसके अगेंस्ट उसकी सिस्टम में ऑप्शन हो कि वो उसकी इनवॉइस नंबर साथ टैग कर सके कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आ रही है, कितनी अमाउंट मुझे रिसीव हुई है, उसके अलावा डेट का फॉर्मेट आ रहा हो, साथ साथ उस सिस्टम के अंदर उस चेक का नंबर आ रहा हो। चेक नंबर नहीं आ रहा, अगर डिजिटल पेमेंट है तो फिर रेफरेंस नंबर भी आप अपने पास मेंटेन करें। तो अभी जो कंपनीज के सॉफ्टवेयर या बिजनेस के सॉफ्टवेयर हैं वो शायद इस फॉर्मेट के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो पेमेंट का डाटा एफबीआर सेल्स रिटर्न में नहीं मांगता, वो ऑडिट में ही कहीं मांगा जाता है, तो उसको बना के दे दिया जाता है जो भी डाटा अवेलेबल हो। लेकिन अब मंथली बेसिस पे आपको जब देना पड़ेगा तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको चेंज करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको ये सारे कॉलम्स ऐड करवाने पड़ेंगे, ताकि इस फॉर्मेट के अंदर आप डाटा एफबीआर को रिपोर्ट कर सकें। तो ये नया नेगेट था। इसके अलावा जो दो नेगेट्स हम पहले से रिपोर्ट करते हैं उसमें अब रिप्लेस कर दिया गया है, एग्जिस्टिंग नेगेट ए शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, जिसका नाम दिया गया है डोमेस्टिक परचेज इनवॉइस, डीपीआई। पहले ये होता था नेगेट ए, अब इसको कर दिया गया डोमेस्टिक परचेज इनवॉइसेस, जिसमें डीपीआई आपका है, जो नेगेट का नाम है। इसमें जो आपके जो कॉलम्स है मोर और लेस सेम है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अब जो आपका सिस्टम चेंज हो रहा है तो आपको सारा एक दफा स्टडी कर लेना चाहिए कि आपके पास सप्लायर की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, इनवॉइस नंबर बताना है आपने, उसका टाइप बताने की रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, उसके बाद आपने बताना है किस प्रोविंस से उसका लिंक है, आपके सप्लायर का डॉक्यूमेंट मतलब इनवॉइस की डिटेल्स यहाँ पे आएगी, एचएस कोड आएगा, परचेज टाइप परचेज इनवॉइस है, परचेज रिटर्न है, रेट बताना है, क्वांटिटी है, उसके अलावा आपका यूओएम है, एक्सक्लूडिंग प्राइस, एक्स प्राइस है, सेल्स टैक्स है, तो इनपुट क्रेडिट इसका अगर अलाउ नहीं होगा तो वो अमाउंट आएगी, एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, एफईडी अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स अगर कोई विदहेल्ड किया है इस इनवॉइस के अगेंस्ट तो वो भी आप साथ बता रहे होंगे। इसी तरह नेक्स्ट सी में जो करंटली इंफॉर्मेशन आप देते हैं उसको रिप्लेस कर दिया गया है डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइस, डीएसआई। ऊपर है डी पी आई, नीचे है डीएसआई। तो ये एक नया नाम है। नीचे इन्फॉर्मेशन मोरलेस इसकी भी तकरीबन सेम ही है। बायर की इन्फॉर्मेशन है, किस प्रोविंस से ताल्लुक है, आपके सप्लायर का जो आप खुद हैं, मतलब आप सप्लायर होंगे ना, आप चीज बेच रहे हैं तो आपने अपना बताना है। उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन देनी है इनवॉइस की, सेल टाइप मतलब सेल रिटर्न है, सेल सिंपल एक सेल की इनवॉइस है वो बताना है, इंफॉर्मेशन देनी है चीज आप जो बेच रहे हैं उसके एक्स वैल्यू है, सेल्स एक्स वैल्यू है, कितना आपने सेल्स विदहेल्ड किया उस इनवॉइस के ऊपर, और जो आपका सेल्स विदहेल्ड हुआ, पेमेंट जब आपने रिसीव करनी होगी आपको यहाँ बताना है कि आपने कितना सेल्स यहाँ पे विदहोल्ड हुआ आपका। उसके बाद आपने अगर कोई जीरो रेटेड या एग्जेम्प्ट सप्लाई की है वो भी आपकी इसी एनेक्जर के अंदर रिपोर्ट हो रही होगी। ठीक है, और बाकी जो डिटेल हमने देख ली है जो पेमेंट से रिलेटेड है, वो ये एक नया नेक्जर है जो कि आपको इस नेक्जर की वजह से आपको अपना सॉफ्टवेयर अब थोड़ा अपडेट करना पड़ सकता है। तो ये एक रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग सेल्स रिटर्न जो कि अब एप्लीकेबल है, और मार्च की रिटर्न के लिए इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। एसआरओ तो आ गया है लेकिन अभी तक सिस्टम में आईआरएस के ऊपर अगर हम देखें तो इसको चेंज नहीं किया गया।
हो सकता है कि इस महीने के एंड तक FBR इसको IRS के ऊपर भी अपडेट कर दे। इंशाल्लाह इस वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है CA पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।